सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी बितान भाग 2 में संकलित जो अध्याय 2 है, जूझ, शीर्षक जूझ है, जो डॉक्टर आनंद यादव द्वारा रचित है। यह आत्मकथा विभाग की रचना है। आत्मकथा में उपन्यास विभाग की रचना है। इसको पढ़ेंगे। बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से गंवई परिवेश के यथार्थ को उन्होंने वर्णन करने का कार्य किया है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं तो आपको इस उपन्यास पे, आत्मकथा विधा की ये उपन्यास है और इस पर उन्होंने को साहित्य अकादमी से 1990 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी उपन्यास किया गया है। बहुत चर्चित अपने समय का उपन्यास है। आपको बहुत कुछ सीख देगा। बहुत प्रेरणादायक उपन्यास है। शायद आप इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए, आप अपनी बितान पाठ्य पुस्तक का द्वितीय अध्याय अर्थात सेकंड चैप्टर आप अपनी बुक में देखिए। आइए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। तो लेखक का जीवन परिचय है। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर में सेम में होता है। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक जिसका नाम नटरंग है। वो अपने ही समय की बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक है। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। आपका बहुत चर्चित उपन्यास है। आइए इस उपन्यास के पाठ का सारांश देखते हैं कि इस पाठ का क्या सारांश है। तो यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है कि यह प्रारंभिक अंश को अगर देखें कि यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। गंवई परिवेश मीन्स होता है कि हमारा आपका जो गांव है और उसके रहन सहन, जो उसके वातावरण होते हैं और उस परिवेश में जो यथार्थ हम देखते हैं, जो हमारे साथ घटित होने वाले समय चक्र होता है, जैसे हम उसमें पलते बढ़ते हैं और जीवन का जो हम समय व्यतीत करते हैं, उस दौरान घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर जो वर्णित होते हैं उसका चित्रांकन है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। वो उपन्यास में कि शिक्षा क्या होती है और शिक्षा को अर्थात इस ज्योति को गांव के अर्थात जो अनपढ़ व्यक्ति, ग्रामीण परिवेश का वो नौनिहाल जो अभी इससे वंचित है, वह भी इसे इतना ललायित है इसको पाने के लिए कि भांत भांत के कृत्य करता है। तमाम व्यवधान उसके सामने, तमाम ऐसी समस्याएं आती है जिससे वो पढ़ाई से वंचित हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहते हैं मन में दृढ़ इच्छा हो तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। इस कथन को, इस वाक्य को, यह कहानी, ये उपन्यास यथार्थ में परिवर्तित कर देता है कि चाहे लाख हमारे जीवन में बाधाएं हों, लेकिन अगर मन में हमारे दृढ़ इच्छा है
तो कोई बाधा हमारे सामने नहीं आ सकती है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे जिस प्रकार की हो। अगर मन में लगन है अपने कर्म के प्रति और व्यक्ति कर्म करना चाहता है तो कोई बाधा उसके आड़े नहीं आ सकती है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा, धीरे धीरे साहित्य के प्रति अनुराग, संगीत के प्रति अनुराग और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है और उनको अपने साथ लेकर के चलने के लिए जोड़ सकती है। उनमें आत्मनिर्भरता, शिक्षा के प्रति उनके अपने कर्तव्य परायणता आदि आदि की सीख उक्त उपन्यास देने का कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कि आनंद यादव का जूझ उपन्यास। देखते हैं कि इसमें क्या है। तो कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेखक डॉक्टर आनंद यादव अपने प्रारंभिक जीवन में जब होते हैं, अपने ऊपर बीती घटनाओं को अपने आप को केंद्र में रख करके और आत्मकथात्मक शैली में एक उपन्यास की रचना करते हैं जिसका शीर्षक जूझ होता है। उसमें कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। पाठशाला में से स्कूल होता है, वहीं परिवेश का शब्द पाठशाला है। तो कहते हैं कि स्कूल जाने के लिए मन बहुत तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। आज के परिवेश में तो आपको काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, हम सबको काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। पढ़ने के प्रति हम लोगों के पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हैं। शायद मुश्किल से 5-10% ऐसे बच्चे होंगे जो शिक्षा से वंचित हैं या किसी अभाववश या किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 80-90% बच्चे हैं और अभिभावक ऐसे हैं जो काफ़ी जागरूक हैं और वो अपने बच्चों को शिक्षित करने पर लगे हुए हैं। तो हम अच्छे परिवेश में हैं, अच्छे माहौल में, अच्छी स्थिति में हैं, फिर भी अगर हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी कमी होती है। लेकिन उसमें कहते हैं, जो खुद अपने आप को केंद्र में डॉक्टर आनंद यादव रख करके लिखते हैं कि हिम्मत नहीं होती, अर्थात उस समय परिवेश जो गांवी परिवेश होता था वह बचपन से ही बच्चों को ढोर अर्थात गाय भैंसों को चराने में लगा दिया जाता था। भैंस वगैरह या गाय वगैरह या पशुओं को चराने में अपना समय व्यतीत करते, जो कुछ शेष समय मिलता था वो खेती बाड़ी में चला जाता था। शायद घर में पुरुष वर्ग में जन्म लेने का यही एक प्रधान कारण था। और जैसे एक के बाद एक बड़ा होता था लड़का, तो घर के जो श्रेष्ठ होते थे उनको अपने कार्य से निवृत्ति मिल जाती थी। वो खुश होते थे कि अब ये उसको संभाल लेगा और यथावत सब कुछ चलता रहेगा। अपने ऊपर से उस काम के बोझ को वह खत्म कर देना चाहते थे। तो परिवार के जो मुखिया होते थे उनका बच्चों में भय, आज के बच्चों की तरह नहीं कि उनकी बात ही नहीं मानते, पहले उनके अंदर भय हुआ करता था कि मैं भी पढ़ने जाऊंगा। ये बात वो आनंदा अपने पिता के सामने कह सके इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता था। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, कि इसके पिताजी इसको मारते मारते बस इसकी सब हड्डियां तोड़ देंगे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह कहते उतना छोटा बालक होने के बावजूद, अर्थात चौथी पाँचवीं में पढ़ने वाला बालक होने के बावजूद वह इतना सोचता था कि दादा के जो दादा थे अर्थात हमारे जो परदादा थे वह भी खेती किए, दादा भी खेती किए, मैं भी खेती करूँगा, हम सब लोग इसी में होकर के रह जाएंगे, हमको कुछ मिलने वाला नहीं होगा। अर्थात हम अगर शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे रोजगार पा जाते हैं तो अपनी पीढ़ियों को बदल सकते हैं, हमारे बच्चे उससे बेहतर कर सकते हैं, आदि आदि की बातें सोच कर करके और ये पढ़ना चाहता था। लेकिन कोई ऐसा माध्यम ढूंढ रहा था कि कोई मेरे दादा से कह देता जिससे मुझे मार नहीं पड़ती और हमारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाती। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं। अब ये खेती हम गड्ढे में ढकेल रही है,
पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आड़वा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। वह कहता था कि जो उस बच्चे की अपनी आत्मिक सोच थी, जो वह स्वयं अपने मन मस्तिष्क से सोच पाता था, वह यही सोच पाता था कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता कि हम पढ़ पाते, अगर संभव होता हम पढ़ पाते, तो 4 पैसे हमारे हाथ में होते। और विठोबा आड़वा महाराष्ट्र के व्यापारी हैं, काफ़ी संभ्रांत हैं, जैसे टाटा बिरला आदि का नाम, अंबानी का नाम लिया जाता है, ऐसे वो हैं। तो वो सोचता कि कुछ पैसे हमारे पास हो जाते तो उनकी तरह हम भी रोज़गार कुछ कर लेते, कुछ आदान प्रदान होने लगा, पीढ़ियों की बदल जाती, फिर आने वाले बच्चे इसका संचालन करते, आदि आदि, और विस्तार होता और रुपए पैसे आते, हम काफ़ी विकास कर जाते, सोच करके भांत भांत के मन में ख्याल इसके चलते रहते हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कहता गांव में एक फसल गन्ने की होती है, तो गन्ने दिवाली के बाद से धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो ही जाती है। तो 1 महीने तक ये है एक पोष कोल्हू को, अर्थात जो बैल से जो गन्ने का जूस निकाला जाता था और उसको पका करके गुड़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है गांव में। तो ये कहता है कि महीने भर ईंख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ऐसा इन लोग गांव में ऐसा माना जाता था कि जिसके गुण, और स्वाभाविक भी है कि समय से पहले अगर गुण तैयार हो जाते हैं तो उसकी अच्छी पैदावार, अच्छी रकम मिल जाती है और काफ़ी किसानों को फायदा होता है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुण की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे आ जाते, अर्थात जब माल की अधिकता होती है तब भाव अपने आप डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो समय से पहले ही ये उनको तैयार कर करके ऊंचे दर पर अत्यधिक दामों में बेचना चाहते थे। उस समय नवंबर 1 और नंबर 2 का गुण बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुण को कौन पूछता। वह कहता कि उस समय टॉप क्लास, फिर उससे मध्यम क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे गुणों की वैरायटी होती, भांत भांत की अपने अपने परिवर्तन गुण होते। तो उस समय जब ढेर सारे गुण आ जाते तो लोग उसमें नंबर 1 नंबर 2 के गुण को लेते। हमारे खेत के जो गुण थे वो थर्ड क्लास के, थर्ड नंबर के गुण थे, बोला इसको कौन पूछता, इसलिए हम पहले तैयार करते थे। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते। उनका मत था कि यदि ईंख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुण जरा ज़्यादा निकलता है। और कहते हैं कि हमारे परिवेश में कुछ किसानों का ऐसा मानना है कि अगर इसको थोड़ी देर और छोड़ देते हैं तो गन्ना खेत में ही पकने लगता है, और जब पक जाता है तो इसका रस गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाने से उनको ज़्यादातर गुण की मात्रा मिलती है। तो कुछ किसानों का ऐसा मानना था। देर तक खड़ी रहने वाली ईंख में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुण निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुण ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कुल्लू सबसे पहले शुरू होता था। लेकिन इसके दादा की सोच सारे किसानों से, गाँव के अन्य लोगों से परे थी, और ये ज़्यादा गुण की अपेक्षा ज़्यादा भाव चाहते थे, इसलिए गाँव में सबसे पहले इनके कुल्लू शुरू होते थे और आनंदा पूरे 1 महीने तक उसी में संलिप्त रहता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम सब उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। और कहता है कि इस पैसे के अर्थात क्षणिक धन के मन में लालच के कारण हम इसमें फंस गए और समय से पहले ही इससे निवृत्त भी हो गए और आगे के काम में फिर तैयारी में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। हल्की हल्की ठंडी, नवंबर दिसंबर के मंथ आ जाते हैं और उस दौरान ठंडी का मौसम आ जाता है और सबको धूप की आवश्यकता, सारे व्यक्ति धूप में पड़े होते हैं। तो कहता है धूप में ही घर के जो पुरुष वर्ग थे वो लेटे हुए थे और माँ कंडे अर्थात उपले गोबर के कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती जो जलाने के काम आया जाता है। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, अर्थात माँ के कामों में आनंदा मदद कर रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी।
और कहता है माँ से इसका विशेष लगाव होता है, और बच्चा जो किसी से कुछ भी नहीं कह पाता वो बात वो अपनी माँ से कह लेता है। तो आज उसे सबसे अच्छा अवसर प्रतीत होता है और सोचता है कि मेरी और मेरी माँ के बीच यहाँ दूसरा कोई नहीं है, और अपने मन की सारी बातें मुझे इससे बता देनी चाहिए। और वो पढ़ने वाली बात अपनी माँ के सामने छेड़ देता है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। कहते हैं कि मैंने जब माँ से ये बात कही तो पिता के प्रति जो उनका ख्याल था वो बहुत बुरा था। उन्होंने कहा कि यह बात अगर मैंने छेड़ी तो जैसे सुअर, जंगली सुअर होते हैं जो गुर्राने का कार्य करते हैं, वैसे वो गुस्से से गुर्राने का कार्य करते हैं। भला कौन उनके सामने बात कहेगा। अब मल्ला, खेती के सभी काम बीत गए हैं, अर्थात अब खेती सब कुछ हो गई है, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ दत्ताजी राव, सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक ठीक तरह समझा देंगे। और अपनी माँ से इतनी अनुमति ले लेता है, इतना प्रस्ताव रख देता है कि आज हम दत्ताजी राव के पास चलेंगे। दत्ताजी राव गांव के सरपंच, मुखिया, जो प्रधान आज के परिवेश में है, ऐसे वो संभ्रांत व्यक्ति हुआ करते थे और गांव के मालिक हुआ करते थे। गांव के जो छोटे किसान होते थे वो बड़े किसान थे, और गांव के ऊपर लोगों के ऊपर उनकी हुकूमत चलती थी। सबके सुख दुख में वो काम आते थे। तो दत्ताजी राव की बात को कोई नहीं टालता। तो ये अपनी माँ को उनके सामने ले जा करके उनसे कहलवाना चाहता था कि हम उनके यहाँ चलेंगे और उनसे कह देंगे कि आप हमारे पिताजी को समझा दीजिए कि वो हमको पढ़ाएं, तो फिर ऐसा संभव हो सकेगा। आखिर मेरे पास इस समय कोई काम धाम भी नहीं है। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ ने हाँ, बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए हामी भर दी, लेकिन अंदर से जो आंतरिक उसका मन था उसमें कुछ न कुछ उदासी थी कि कहीं उनको पता न चल जाए। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। और ये कहता है आनंदा कि मुझे भी पता था कि इसका कोई पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होगा, लेकिन माँ इसके मन को रखने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसकी मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। कहती मेरी स्थिति से वह पूरी तरह वाकिफ थी और वो मेरी हर एक चीज़ को समझती थी, लेकिन 7वीं तक पढ़ने की उसकी मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे बस नहीं चलता था। वो मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके दादा उसको उतना तक भी नहीं पढ़ाना पाते थे। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। कहता है रात को कि दादा न जाने, इसलिए रात के समय मैं और मेरी माँ दत्ताजी देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। माँ दत्ताजी राव के सामने नहीं आई, दीवार से ओट दे करके बैठ गई, और मैंने जितना बात बताया था वो सब बात माँ ने दत्ताजी राव को बता दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं, और उन्होंने कहा कि वो दत्ताजी राव काफ़ी समझदार थे, गांव के श्रेष्ठ जन थे और काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसकी पढ़ाई की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके दादा की जो बुरी आदतें थी कि रखमाबाई एक हुआ करती थी जो बाज़ार में रहती थी, उनके पास वो अपना सारा समय व्यतीत कर देते थे, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। और माँ ने बातों को ऐसे प्रस्तुत किया, ऐसे उनके सामने परोसा कि जैसे दत्ताजी राव को ये विश्वास हो जाए कि वो अपनी खेती बाड़ी के कार्यों से निवृत्त होकर के, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के, और सब कुछ इस आनंदा के ऊपर छोड़ करके, और वो घूमते फिरते हैं, कुछ भी करते नहीं हैं, किसी भी तरह से उनको घर की चीज़ों की परवाह नहीं रहती है। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं
उसे सुनाता हूँ नहीं कि नहीं अच्छी तरह देख। और उन्होंने कहा कि आने दे, मैं उसको बताता हूँ कि कैसे काम किया जाता है, कैसे रहा जाता है। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और आनंदा ने जाते जाते दत्ताजी राव से कहा कि जनवरी का महीना है, घर में कोई काम नहीं है। अगर 2 महीने कि जनवरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम ही होते हैं, कि जनवरी फरवरी अगर मुझे मिल जाते हैं तो 2 महीने में मैं सारी चीज़ें दोहरा लूँगा और एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। और अब खेती में कुछ काम नहीं है, मेरा पहले की 1 वर्ष बेकार चला गया है, लेकिन मैं अब नहीं गंवाना चाहता हूँ। दत्ताजी राव ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद, मैं तू भी आ जाना रे छोरे। और दत्ताजी राव ने कहा कि जब वो आ जाए तब तुम मेरा संदेशा उसे दे देना कि दत्ता राव जी ने बुलाया है, और उसके थोड़ी देर बाद छोरे तुम भी यहाँ पे आना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही, यह मत बता देना। दत्ताजी राव को हम और माँ दोनों लोगों ने मिल कर के कहा कि हम दोनों आपके पास आए थे और ऐसा प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है, ऐसा आप दत्ताजी राव को नहीं बताइएगा। ओह सॉरी, दत्ताजी राव को कह दिए कि दादा को नहीं बताइएगा। यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। अर्थात मैं माँ आपके यहाँ साग भाजी देने के लिए आई थी, तो आपने उनको बुलाया है, ऐसा संदेश हम लोग उनको दे देंगे। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। बच्चे को अर्थात आनंदा को दत्ताजी राव ने समझाया कि मैं तुम्हारे दादा के सामने ही जो तुमसे पूछूंगा वो निडर होकर के बिना भय के तुम अपनी बातें रखना, नहीं तो डरोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर ही में था। कहता है हम दोनों वापस चले आए, आकर के अपने घर में पड़े थे। हम लोगों के आने के 1 घंटा बाद दादा वापस आए, और आए तो मैं भी घर ही में था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुतों दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। माँ ने उस बातों को सजा करके उनके सामने परोस दिया, उनके सामने रख दिया कि मैं दत्ताजी राव के यहाँ साग भाजी देने के लिए गई थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति आजकल कहाँ रह रहा है, बहुत दिनों से वो हमारे पास नहीं आया है। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। कि दादा ने हम दोनों से बड़े व्याकुल होकर के पूछा कि क्या कोई काम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। और ये अंदर ही घर में था, और जैसे वो कहती हैं तुम रोटियां सेक लो, अभी वहाँ से आते हैं तो भोजन किया जाएगा, अगर वो आए तो उसे खेतों पर भेज देना। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, अर्थात दत्ता राव जी के यहाँ कोई बुलाए, और ये आम परिवेश के अर्थात उस गांव के छोटे लोगों के लिए बड़े गर्व की बात हुआ करती थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा, जिम ने मीन्स भोजन करना होता है। तो आधे घंटे बाद माँ ने हमको भेजा, अर्थात आनंदा को भेजा, और कहा कि जा कर के कह देना कि माँ ने आपको भोजन करने के लिए बुलाया है। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। आनंदा कहता है कि जैसे ही मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह ही देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? और जाते ही उन्होंने पूछा, अरे छोरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा को बुलाने आया, अभी खाना नहीं खाया है। तब उसने कहा कि माँ ने कहा है कि दादा को बुला लाओ भोजन करने के लिए। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वो मेरे पास। उन्होंने हमको भी बैठा लिया और कहा तुम्हारे दादा अभी अभी आए हैं, तुम भी थोड़ी देर मेरे पास बैठो। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू?
जी 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। तब वह धीरे धीरे मुझसे मेरी बात खुलवाने लगे और मैंने कहा कि 5वीं में था और अब नहीं पढ़ता हूँ। जी 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। अर्थात दादा के मना कर देने से कि खेतों की सिंचाई निराई गुड़ाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब हमको जाना पड़ता है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जीरा करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की, खूब डांट फटकार लगाई। उसके बाद जा कर के उनको ढेर सारे समझा करके फिर उन्हें घर भेज दिए। अब अगला उदाहरण कि इसके बाद क्या होता है, क्या आनंदा को स्कूल जाने की अनुमति मिलती है, क्या उसके पिता राजी हो जाते हैं, क्या वह आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता है, अगर कर पाता है तो कौन कौन से व्यवधान आते हैं, ये सारा अगले उदाहरण में देखेंगे। अपने द्वितीय व्याख्यान में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।